मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में होने वाली G20 बैठक की समीक्षा। अधिकारियों को दिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। निचले क्षेत्रों में हो सकती है ओलावृष्टि। उत्तरकाशी में देर रात से हो रही बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। किसानों ने की सरकार से मुआवजा देने की मांग। और विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का दून अस्पताल में हुआ शुभारंभ। प्रिंसिपल आशुतोष सयाने ने जताई चिंता। कहा, बुजुर्गों को ही नहीं बच्चों में भी दिख रहा काला मोतियाबिंद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो देहरादून से ये खबर बता रहा है, उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते फसलों को भी नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी में भी बारिश हुई है, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है और किसानों की टेंशन यहां पर बढ़ गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहा है, उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली। अचानक मौसम का मिजाज वहां पर बदला है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। तो इधर उत्तरकाशी में बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, यानी कि किसानों की टेंशन यहां पर बढ़ गई है। काफी ज्यादा नुकसान बारिश से किसानों की फसलों को पहुंचा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, मौसम का मिजाज अचानक से बदला, लेकिन किसानों की टेंशन भी बढ़ी है। मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल प्रशंसा, जिस तरीके से कह सकते हैं कि देहरादून के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप खासकर उत्तराखंड की बात करें तो कल शाम से ही लगातार जो बारिश है वो एक तरीके से देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अलर्ट जारी किया था कि आने वाले 4 दिन तक उत्तराखंड के तमाम ऐसे हिस्से जो मैदानी क्षेत्र के हैं वहां पर बारिश और ओलावृष्टि जो है देखने को मिल सकती है। और 3500 से ऊपर के जो इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि कल शाम से ही लगातार तमाम उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में जो है बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उच्च हिमालय क्षेत्रों की, तो वहां पर बर्फबारी हुई है, जिसमें केदारनाथ हो या फिर पिथौरागढ़ के तमाम ऊपर जो इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी हुई है। लेकिन कह सकते हैं कि जहां लगातार पिछले कई दिनों से तापमान में एक तरह से वृद्धि हुई थी, गर्मी का एहसास कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हो गया था, उसमें कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आई है। लेकिन कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश हुई है उससे जो फसलें हैं उन्हें काफी नुकसान एक तरीके से हुआ है। किसानों की टेंशन पहले इसलिए बढ़ी हुई थी क्योंकि जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी काफी कम हुई थी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सूखे के आसार जो है बने हुए थे। लेकिन जितनी बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं जो फसलें उगी हैं, लेकिन उसके बाद अब ओलावृष्टि और जो बारिश एक तरीके से हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि किसानों ने सीधे तौर पर ये बात को कहा है कि सरकार से मुआवजे की मांग भी की है कि जिस तरह की फसलों को नुकसान हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बर्फबारी जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं जो बर्फबारी है उसका येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बारिश और ओलावृष्टि की जो संभावना है उसको लेकर के जो अलर्ट है वो एक तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल आकाश, ऐसे में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है, ऐसे में किसानों की फसलों को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है और लगातार मुआवजे की मांग किसान कर भी रहे हैं। तो क्या सरकार की तरफ से कोई पहल इस ओर? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से अगर लगातार मौसम ने इसी तरीके से बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है, ओलावृष्टि देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जब फसलों को नुकसान होगा तो उसके लिए कृषि विभाग को ने ये निर्देश कहीं ना कहीं तमाम जिलाधिकारियों को दिए है
कि वो संभवतः सभी जगहों पर आकलन एक तरीके से जुटाए कि किस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है, और उस आकलन के बाद कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट वो तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं जो किसानों को मुआवजा देना हो या फिर एक तरीके से तमाम जो राहत एक तरीके से किसानों को देनी हो, को लेकर के सरकार फैसला लेगी। तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बारिश और बर्फबारी की वजह से भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई हो और लोगों को जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं निजात मिली हो, लेकिन संभवतः किसानों के लिए एक टेंशन जो है बढ़ गई है, क्योंकि लगातार जो बर्फबारी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो रही है उससे जो है फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। और यही वजह है कि अब जो कृषि विभाग है या जिला प्रशासन है, वो इस पूरे का आकलन करेगा कि किस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है, क्या कुछ नुकसान जो है एक तरह के फसलों को हुआ है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो मुआवजा राशि है उसका जो ऐलान है वो इस तरह से किया जा सकता है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में G20 बैठक का आयोजन किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा उन्होंने की। मुख्यमंत्री ने इस माह के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की भी कोई कमी न रहे, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ VC से आयुक्त कुमाऊं सहित जिला अधिकारी उधम सिंह नगर और नैनीताल भी बैठक से जुड़े रहे। तो नैनीताल G20 बैठक की आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह समीक्षा बैठक की। रामनगर में आपको बता दें G20 की पहली बैठक होनी है, जिसको लेकर लगातार व्यवस्थाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद देख रहे हैं। देहरादून में 12 से 18 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 6 दिन में 400 रोगियों की जांच की गई, जिसमें 3% लोगों का पॉजिटिविटी रेट रहा और 12 मरीजों की आंखों में काला मोतिया होना पाया गया, जिनका उपचार शुरू कर दिया गया है। इसी दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि आंखों की सुरक्षा के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वही काला मोतिया से होने वाली अंधता को रोका जा सकता है, जिसके लिए 40 साल से ऊपर के सभी लोग की नियमित जांच पर जोर देने की जरूरत है। नाम की बीमारी होती है जो कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो ब्लाइंडनेस का नंबर 2 कॉज है, और इसके लिए अवेयरनेस सप्ताह पहले डे मनाया जाता था। आज की तारीख में पिछले 8-10 सालों से सप्ताह मनाते हैं, क्योंकि जितनी इसकी प्रेवलेंस है ब्लाइंडनेस की, उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही थी। तो हम विभिन्न माध्यमों से इस 7 दिनों में सबसे पहले तो स्क्रीनिंग करते हैं अस्पताल में आए हुए मरीजों की, और पेशेंट को भी, जैसे हमने अपनी MBBS बच्चों को जागरूक करा इस बीमारी के बारे में, हम पेशेंट्स को भी जागरूक करते हैं। आने वाले समय में इसकी जो ब्लाइंडनेस है इसको कम से कम किया जा सके, और साथ ही इसका सही समय पे इलाज किया जा सके, क्योंकि एक बार जो रोशनी चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सितारगंज के उकरौली में PM आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवंटन पत्रों का वितरण किया गया। 1168 आवासों का आवंटन पत्र वितरण किया गया। ग्रिप कंस्ट्रक्शन कंपनी उकरौली में 1168 आवासों का निर्माण कर रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 10 मार्च को ड्रॉ से 394 लाभार्थियों के आवास आवंटित किए थे। 23 लाभार्थियों का आवंटन पत्र सौंपे थे। तो आपको बता दें कि PM आवास योजना के तहत आवंटित किए गए हैं पत्र 1168 आवासों को आवंटन पत्र दिए गए। वितरण लाभार्थियों को आवंटन पत्रों का वितरण किया गया है। के सापेक्ष 394 फ्लैटों का आवंटन हो चुका है, जिसमें 10 मार्च को विधानसभा से इसको माननीय मंत्री जी ने, सौरभ बहुगुणा जी और हाउसिंग मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया था। 23 लोगों को वहां से हम लोगों ने अलॉटमेंट लेटर दिया था, और आज 37 लोगों को SDM साहब के द्वारा अलॉट किया गया। आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो हमारे उकरौली क्षेत्र में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, इनका 37 लोगों का जो है आज आवंटन किया गया है। अभी तक 300 से ज़्यादा आवंटन हो चुके हैं और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जो भी हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो भी डिजर्विंग परिवार हैं, उनको इससे आवासीय योजना से लाभ मिलेगा।
आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है। जनपद में एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि होने से काश्तकारों की नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। काश्तकारों मौसम की मार उनके ऊपर पड़ी है। वहीं किसान मोर्चा अध्यक्ष ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। जो है हमारे किसानों की जो है काफ़ी सारी जो है गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, तमाम तरह से जो है वैसे वो नुकसान हो रहा था। मगर अब जो है जैसे फसल कटान का समय आया और देखने को मिला मुझे जनपद उत्तरकाशी के मतलब प्रत्येक विकास खंड में कि ओलावृष्टि जो हुई है उससे हमारे जो लघु कृषक हैं उनको उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार भी चाहते हैं कि हमारे जो लघु कृषक हैं उनको कहीं अहित न हो। इसके लिए मैं आज जो हूँ अपने ज्ञापन दे रहा हूँ डीएम साहब के माध्यम से, और जो भी इनका मुआवजा हो, जो हमारी फसलों का गरीब किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको जो है उचित मुआवजा जो सरकार। उत्तराखंड में युवा महाविद्यालय में छात्रवृत्ति को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में छात्रों ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। दरअसल साल 2022 में स्कॉलरशिप न मिलने से छात्र सरकार से नाराज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास कई कॉलेजों की फाइलें अटकी हैं जो समाज कल्याण विभाग तक नहीं पहुंच पा रही। इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है ताकि जल्द ही जिन कॉलेजों के प्रमाण पत्र रुके हुए हैं उन छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र मिल सके। 2022-23 की जो स्कॉलरशिप है तो वो अभी कई छात्रों ने अपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं पर लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। आप जो है पहले यूनिवर्सिटी एक प्रमाण पत्र दे कि मुझसे कौन कौन से कॉलेज एफिलिएशन है। यूनिवर्सिटी वो भेजेगी राज्यपाल जी को और राज्यपाल एक सर्टिफिकेट देता है उन्हें कि आप जो है आप ये कॉलेज जो है HNB से किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। तो कई ऐसे कॉलेजों की फाइलें अभी भी राज्यपाल महोदय के पास हैं जिनके कारण वहाँ पे जो है समाज कल्याण अधिकारी तक वो फाइलें नहीं पहुंची हैं। इसी कारण वहाँ पे अभी समाज कल्याण विभाग जो है कई बच्चों को भी छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है। इसके लिए हमने आज डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी जिन कॉलेजों की फाइलें हैं उन्हें प्रमाण पत्र दें। जसपुर में एसएसपी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले में नया मोड़ आया है। उधम सिंह नगर जनपद के एसएसपी के खिलाफ लाए विशेष अधिकार हनन के मामले में सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने फिर से जांच के निर्देश दे दिए, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। जसपुर से विधायक आदेश चौहान के विशेषाधिकार मामले में लगातार अब नया मोड़ आ रहा है और आज जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर साक्ष्य दिए हैं उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी कार्रवाई के और जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से विशेषाधिकार आप पहले भी लेकर आए थे उसके बाद उसको स्थगित कर दिया, आज आपने नए तथ्य दिए हैं, क्या कुछ इसमें तथ्य मिला? आज विशेषाधिकार हनन कायदे में सदन का किया है, विधायक का नहीं, लेकिन मैं इसलिए लाया क्योंकि मेरे पास इसके साक्षी हैं। मैंने 29 नवंबर 22 को विशेषाधिकार हनन लाया था पुलिस एसएसपी के खिलाफ। उसी की जांच माननीय अध्यक्ष महोदय ने कराई और उस जांच की जो निर्णय आया और निर्णय को उन्होंने जो सुनाया तो उसमें 2 तथ्य जो उन्होंने गलत पेश किए उसी को मैंने आज पेश किया। उन्होंने एक तो कहा कि मैं 6 साल से गनर विधायक के पास है और उस विधायक को उसी गनर को ये चाहते हैं, जबकि मैंने ये कहा कि भाई वो गनर पहली बात तो 6 महीने से मिल पाए, अगस्त से गनर नहीं। तो जब आपने 6 महीने पहले उसे वापस बुला लिया तो 5.5 साल होते, 6 साल मेरा पूरा कार्यकाल नहीं हो रहा। उसके बीच में मेरे पास 5 गनर और रहे हैं, उन गनरों का कार्यकाल निकालिए। तो एक तथ्य तो उन्होंने जो है सदन को ये झूठ अवगत कराया। दूसरा उन्होंने एक क्या किया कि जो अभियोग जो मेरे ऊपर 313 और 20-22 जो मेरे विरुद्ध 323 और 5005-6 में 11-12 को इन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया, कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। तो वर्तमान में दोनों अभियोग वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचार दें। तो मैंने कोर्ट से न्यायालय में शपथ पत्र देकर वकील के द्वारा मंगवाया कि क्या मेरे पास कोई अभियोग दर्ज है, तो उन्होंने ये दिया कि जी नहीं। तो आज तारीख तक अभी दर्ज नहीं है और वो कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो ये दी होगी तो सप्ताह या 15 दिन पहले दी होगी, तो इतने दिन पहले उन्होंने कह दिया कि न्यायालय में विचार दें। तो वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। यही बात मैंने अध्यक्ष जी से कहा और अध्यक्ष ने जी तो मैं साधुवाद दूंगा, उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो क्या मानते हैं कि अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की? मैं जो पहले कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार नाम की चीज़ नहीं, अधिकारी चला रहे हैं। जो अधिकारी पढ़ा देते हैं वो हमारे मंत्री और जो नेता मान लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्यता पर जाइए। जनता की समस्याओं को जितना विधायक समझ सकता है इतना कोई नहीं समझ सकता। मेरी मांग है कि वो जो एसएसपी है वो पहले दिन से
झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। और आज पहले मौखिक था, आज प्रमाण है इस बात का। देखिए, पहली बात तो उसने, जब मैंने उसको तहरीर दी तो उसने मेरी 8 दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। मुख्यमंत्री के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज होती है। इसका मतलब जब रिपोर्ट दर्ज हो गई तो तुमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र अगर तुम कह रहे हो दाखिल बना दिया तो इसका मतलब वो मामला सही था। अगर मामला सही था तो तुमने 8 दिन रिपोर्ट दर्ज करने में क्यों लगाई? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह के अधिकारी, हठधर्मी अधिकारी, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो जो आज फैसला लिया गया उसका संतुष्ट? हाँ, जो अध्यक्ष तो सबके सामने पीठ ने कहा है, और मैं, क्योंकि पीठ को भी, ये पीठ का भी एक तरह से मतलब गुमराह किया पीठ को भी, कि जो चीज नहीं है वो उन्होंने पेश की। तो पीठ ने भी जो निर्णय लिया है वो तो स्वागत योग्य है। तो ये थे विधायक आदेश चौहान, जिनके तौर पर कहना है कि जो आज पीठ ने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, और ऐसे में अब जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आती है वो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ में आकाश गौड़, i24 गैरसैंण। उत्तरकाशी में एएनएम स्वास्थ्यकर्मी ने सराहनीय कार्य किया है। एएनएम पूनम नौटियाल ने अपने क्षेत्र में कोविड का 100% टीकाकरण कराया। पूनम नौटियाल की इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की है और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पूनम नौटियाल से बात की। इसी को लेकर ING24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने खास बातचीत की पूनम नौटियाल से। आज हम आपसे मिलवाते हैं उत्तरकाशी जनपद की पूनम नौटियाल, जिन्होंने की कोविड काल में जो है एक ऐसा काम किया है जिसको कि एक हर किसी की बस की बात नहीं होती। इन्होंने कोविड काल में 100% वैक्सीनेशन करके अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जो है लोगों को जीवन दान दिया है। और आज हम मिलवा रहे हैं आपसे पूनम नौटियाल से। पूनम जी, आपने जो है कोविड वैक्सीनेशन काल में जो है बहुत बड़ा काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पेशली आपका नाम लिया। क्या कहना है आपका और कैसे आपकी उस समय स्थिति थी जो आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया? नमस्कार सभी लोगों को, मैं पूनम नौटियाल हूँ और मैं एक एएनएम हूँ। मैंने कोविड काल में अच्छा कार्य किया, वो भी मतलब जो मेरे सहपाठी थे और जो गांव के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। और जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो लोग पहले मना करते थे कि नहीं, हमें नहीं लगवाना है, इस टीके से पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर मैं उनको अपना उदाहरण देती, जो हमारे साथ वाले थे उनको उदाहरण देती कि हम लोग सभी लोग स्वस्थ हैं और आपके सामने हैं, आपको भी टीका लगवाना चाहिए। तो कुछ लोग तो मान जाते थे और कुछ लोग फिर भी मना करते। तो उनको फिर जैसे ग्राम प्रधान हो गई, आंगनवाड़ियाँ हो गई, उनके माध्यम से तो मैं उनको समझाती थी, तो बाद में वो लोग भी मान जाते। फिर हम लोगों ने घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन किया। और जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मेरे कार्य को सराहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब से उन्होंने मुझे मतलब अपना आशीर्वाद दिया है तो मैं उसमें से मेरा आत्मविश्वास और भी अच्छा हो गया है। और मैं मतलब जो हमारे समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको अच्छी तरह निभाना चाहिए और जितना हमसे हो सके उतने समाज के लिए कार्य करना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के पूर्णागिरी धाम में 9 मार्च से वार्षिक मेले का आयोजन चल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु माता पूर्णागिरी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मेला कमेटी और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की है। वहीं मेले में पहुंच रहे तीर्थयात्री भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उप जिला अधिकारी सुंदर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मेला क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है, जिसका ध्यान रखने के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही बताया कि शारदा घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। काफ़ी अच्छा लगा, माता रानी के दर्शन करके काफ़ी अच्छा फील महसूस हो रहा है और यही सब लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ एक बार आएँ और माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। ये माँ पूर्णागिरी का जो मेला है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला जो 3 महीने तक चलता है, इसमें बाहर से देश के कई प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं को जो है किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो तो सारी तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है, जिसमें इनको जो है पानी की कोई दिक्कत ना हो, शौचालय वगैरह इसकी कोई दिक्कत ना हो। शारदा घाट में भी अलग से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त है और वहाँ हमारे जो गोताखोर है जल पुलिस है उनको भी तैनात कर रखा है और साफ सफाई की भी वहाँ एक मोबाइल शौचालय भी है, स्नान घर भी ऊपर है, तो वो भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो तो वहाँ भी पूरी व्यवस्था है। देहरादून में पुलिस को गैंगरेप और हत्या के आरोप में पिछले 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें कि आरोपी को बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर करीब 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दरअसल गिरफ्तार हुए आरोपी ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और मृतक के चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की थी।
अच्छा काम, सराहनीय काम किया है। इनके द्वारा जो है 6 साल से एक वांछित इनामी है जो 25,000 का इनामी है, उसकी अरेस्टिंग की गई है। ये व्यक्ति जो है 2017 में एक मुकदमा हमारा कोतवाली मसूरी में पंजीकृत हुआ था जो कि गैंग रेप और 302 में पंजीकृत था। उसमें जो 9 लोग उसमें एक्यूज थे, उसमें से 7 की अरेस्टिंग हो गई थी। 2 जो है वांछित चल रहे थे, उसमें से एक वांछित, ये बिट्टू साहनी की अरेस्टिंग जो है बिहार नेपाल बॉर्डर से हमारी कोतवाली मसूरी की टीम द्वारा की गई। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी में 6 साल पहले युवती से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपियों ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद युवती के शव को जंगल में एक पेड़ से लटका दिया था और फिर निशान मिटाने के लिए उसके चेहरे को भी जला दिया था। मामले में 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें से एक इनामी बदमाश को पुलिस ने बिहार सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। साल पहले चुनाखला के जंगल में एक युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, जिस संबंध में फिर एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें विवेचना में ये पता चला कि उस बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा जलाया गया और बाद में सबूत मिटाने उसे टांग दिया गया। विवेचना में 9 लोगों का नाम प्रकाश में आया था जो घटना के बाद से फरार थे, जिनमें से अब तक पिछले 6 सालों में 7 लोग अलग अलग जगहों से हिंदुस्तान से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किए जा चुके हैं। 2 अभियुक्त, जिसमें जयकरण साहनी और एक अन्य अभी गिरफ्तारी हेतु शेष थे। कई महीनों से हमारी टीम अलग अलग स्थानों पर थी और बिहार सीतामढ़ी से नेपाल बॉर्डर से कल हमारी टीम ने गिरफ्तार करके लाई है और आज ये 25,000 के नामी बदमाश को हम न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं। बागेश्वर के जोशी गांव इलाके में घर में एक महिला और 3 बच्चों के शव मिले, लेकिन पुलिस अभी तक मामले की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल बच्चों का पिता फरार बताया जा रहा है। कि किसी घर से जो बदबू आ रही है, जोशी गांव में मंडल सरा के पास पड़ता है, तो हमारी कोतवाली की टीम वहाँ पे गई थी, तो उसमें देखा कि जो घर है वो अंदर से बंद था, तो उसका मेन दरवाज़ा हमने तोड़ा। उसके बाद फिर अंदर एक कमरा था, उसमें वो भी अंदर से बंद था, उसको हमने तोड़ा, तो उसमें 4 लोगों की हमें जो है वो लाशें मिली, जिसमें एक महिला थी और 3 जो है बच्चे थे उसमें। तो उसमें खाने पीने का सामान भी वहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा बना रखा था, तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ही प्रथम दृष्टया सुसाइड हो सकता है, लेकिन हम किसी भी पहलू को इग्नोर ना करते हुए उसको जो है हर पहलू से हम इसकी जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें हम पूछताछ कर रहे हैं, कुछ भी अगर सामने आएगा तो उसको उस तरीके से जो है उसमें देखा जाएगा। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। 25 मार्च तक गेहूं खरीद नीति जारी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछली बार की तुलना में 110 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है, जबकि बाजार भाव 2,700 रुपए प्रति क्विंटल है। खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक है। इस कारण इस बार सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं कम आने की संभावना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। से गेहूं खराई स्टार्ट हो जाएगी। सरकार के उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें हमारी तैयारी चल रही है। अभी 18 तारीख को इस संबंध में एक बैठक बुला रखी, जिसमें सारे एसएमओस और जो क्रय एजेंसियां हैं उनको बुलाया है और 25 मार्च तक हमको इसमें मीटिंग करके जो भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी करनी है और जो भी सरकार इसके एमएसपी निर्धारित करेगी उस दरों पे हम लोग खरीदेंगे। और कहीं अच्छे दर मिल रहे हैं तो दूसरी जगह जाने के लिए भी उनका मंच खुला है, वो कहीं पे जाके अपना गेहूं। चंपावत के टनकपुर में राज्य स्तरीय सरस मेला आगामी 19 मार्च से आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इस सरस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बीच डीएम नरेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के कई राज्यों के लोग सरस मेले में शिरकत करेंगे। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के 200 से ज्यादा स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें लोकल फॉर वोकल के तहत उत्तराखंड राज्य के साथ देश के दूसरे राज्य भी अपने लोकल प्रोडक्ट का स्टॉल लगाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।